नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में अंतिम दिन नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। इस सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। बीजेपी से मैदान में है। आपको जानकारी दें कि कारीलाल नानोमा भारत आदिवासी पार्टी की ओर से अनिल कटारा हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं महेश रोत। इसी के साथ 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी का दावा ठोक रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम 84 विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। जीत के दावों की जमीनी हकीकत के बारे में जाना है और इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो विकास है उस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राजस्थान में 7 विधानसभाओं में उपचुनाव की घोषणा के बाद 84 जो विधानसभा है वहां पे भी उपचुनाव होना है, जहां पे राजकुमार रोत जो कि विधायक थे भारत आदिवासी पार्टी से, जो अब सांसद बन गए, तो वो सीट खाली हो गई है। अब यहाँ के लोगों में किस तरह का समीकरण है, किस लोगों से की क्या मांगे हैं, क्या इन लोग से जानते हैं, क्या बताइए सर, किस तरह से मांगे हैं? पहले तो आपका एनडीटीवी का धन्यवाद। ये जो 84 में जो भी जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, इसमें हमारे जो युवा है महेश रोत जी को प्रत्याशी बनाया गया है। आपने देखा होगा कि इस समय जो जिस तरीके से युवाओं को भटकाया गया है, तो यहाँ का जो कांग्रेस ने जो महेश रोत को युवा प्रत्याशी बनाया, इस पे हमारा सबसे ज्यादा जोर रहेगा शिक्षा पे। आपने देखा होगा कि यहाँ का ट्राइबल युवा एकदम भटका हुआ है। इन लोगों ने यहाँ की जो भारत आदिवासी पार्टी जब से यहाँ पे आई है, इन्होंने युवाओं को भटकाया है, युवाओं को एक मुद्दे विहीन कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि ना ये जिन मुद्दों को लेकर यहाँ ये ट्राइबल क्षेत्र में जहाँ आए थे, इन्होंने जो मुद्दे की बात थी उनको तो भटका दिया है और युवाओं को भली वाली यहाँ की जो जनता है इनको मूर्ख बनाकर इन लोगों को भोली वाली जनता से वोट लेने का ही काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई महेश रोत का और बहुत बहुत बधाई देते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मुद्दे की बात कर रहे हैं, आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश के हालात हैं, एक तरफा तो चिट्ठी वाली सरकार जो पूर्णतः 10 महीने के अंदर विफल रही है, साथ ही यहाँ की स्थानीय पार्टी बाप पार्टी जिसको कहा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं एक जाति को अपना खुद को स्वयं को ठेकेदार मानकर जिस तरीके से बात किया करते थे या जिन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में पहुंचे थे, ये टोटली उनमें फैल रहे हैं और युवाओं को भटकाने का सिर्फ और सिर्फ काम किया गया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज आम आवाम की बात कर रहा है तो देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। किसान हो, महिला हो, हर वर्ग की आवाज को खुलकर उठा रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर धरातल पर एक युवा में विश्वास जताते हुए महेश रोत पर यह जिम्मेदारी दी है और उसी को लेकर महेश रोत उन मुद्दों पर काम करेगा जो वास्तविकता में राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं और राज्य के मुद्दे हैं। हम पूरा विश्वास जताते हैं कि जनता के मुद्दों पर काम होगा और महेश रोत अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ने जा रहा है। मैं तो यही कहता हूँ कि पिछले 10 महीनों से जो बीजेपी का कार्यशैली है, जो चिट्ठी पर्ची सरकार है, उसने जो किया है, और यहाँ पे जो स्थानीय पार्टी है, जो बाप पार्टी है, बिल्कुल उनका वही काम है, युवाओं को भड़काना, बेरास्ते ले जाना और बिल्कुल यहाँ पे माहौल खराब करना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि महेश रोत बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ से बिल्कुल विजयी होगी। स्थानीय मुद्दे तो सबसे बड़ी तो यहाँ युवा जो भटक गया है, उस युवा को एक सही लाइन पे लाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी और यहाँ के हमारे युवा साथी जिसको टिकट दिया महेश रोत, उसको वो अगर जीतेगा तो कहीं न कहीं युवा एक सही पोजीशन पे आएंगे और यहाँ की जो स्थानीय जो पहले जो विकास जो होते थे वो कहीं न कहीं उसमें रुकावटें पैदा हुई है। तो अगर यहाँ से कांग्रेस जीतती और महेश रोत जीतते हैं तो कहीं न कहीं हमारे सारे जो आम गरीब लोगों का जो अहित हो रहा है वो कहीं न कहीं एक अच्छी पोजीशन पे आएंगे और सरकार की योजना जो गहलोत सरकार ने जो योजना बना रखी थी और वो योजना बहुत अच्छी साबित हुई है और उस योजना को कहीं न कहीं सरकार ने आके इसको बंद कर दिया है, तो पुनः उस योजना को चालू करो। हम यही कहना चाहते हैं कि पिछले 10 महीनों से गरीब जनता जो 4-5 महीने हो गए उनकी पेंशन, वर्धा पेंशन नहीं आ रही है, तो वो पेंशन नहीं आ रही, इसकी वजह से जनता भी परेशान है। उनके जो ये मुद्दे थे, मुद्दे को वो खरे नहीं उतरे, बाप पार्टी वालों ने भी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो जनता कहीं न कहीं दुखी हो रही है। इसलिए महेश भाई रोत को वोट देना चाहती है और हम भी पूरी कोशिश करते हैं 84 में जो हमारे रिश्तेदार हैं सबसे मिलकर हम यही कहेंगे कि महेश भाई को वोट देकर विजयी बनावे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और उनसे भी जानते हैं कि किस तरह के अब 84 में उपचुनाव होने वाले हैं, तो किस तरह से मुद्दों को लेके वो लोगों को वोट देंगे और किस तरह से उनकी मांगे हैं। क्या मांगे हैं सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। हमारे मांगे तो आज तक सबसे बड़े मांग है बिल प्रदेश बनाने की। हम भारत आदिवासी पार्टी
2023 में विधानसभा में जीते थे, उससे भी बढ़ के लीड के साथ जीतेंगे और जयपुर विधानसभा में जाएंगे। बताइए क्या मुद्दे हैं? हाँ, सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहर। इस बार हम बीजेपी कांग्रेस का पूरी तरह से रगड़ा निकालने वाले हैं। युवा वर्ग बड़े जोर से खुद के दम पे, खुद के पैसों से, खुद के बलबूते आया है इधर नामांकन में। आप पार्टी के सामने किस तरह की क्या चुनौतियां रहेंगी? देखो, चुनौतियां तो कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के, कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर चुनाव लड़ती है और हम चुनाव जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार है और 6 महीने में जो राजस्थान की सरकार ने काम किए हैं, उस काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को अपनी बात रखेंगे। किन मुद्दों पे लड़ेंगे? हमारे पास मुद्दे, सरकार हमारी है, मोदी जी का मिशन जो है, मुद्दों पे हम लड़ेंगे चुनाव और 100% हम जीतेंगे। या बाप पार्टी मुद्दों पे किस तरह का? हाँ, पार्टी ठीक है ना, छोटा मोटा है, कोई ज्यादा दम नहीं है। समीकरण किस तरह का बैठ रहा है आपको? जी, किस तरह का समीकरण बैठ रहा है? समीकरण में तो आप दिख रही है, भीड़ पूरी हमारे साथ में है। बाकी तो इधर कांग्रेस का भी खाली पड़ा हुआ है, बाप में कुछ दम नहीं है। बताइए सर, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं हम धरातल पर आम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। आपकी बात किसी तरह की नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, पार्टी के सच्चे सिपाही है। पिछले लंबे समय से यहाँ पे जो विधायक रहे, इन्होंने जिस तरह से युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, क्षेत्र के विकास की बात कही थी, ऐसे आसमान से सपने दिखाए थे कि सब कुछ हम दे देंगे, लेकिन ये लंबे समय से यहाँ के बेरोजगार युवा ठगी महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में निश्चित रूप से परचम फैलाया गया, क्योंकि जनता समझती है कि डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सरकार के माध्यम से इस क्षेत्र के अंदर जो जो काम विकास के करने हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोगों को देख लिया, 84 के लोग अपने आप को महसूस भी कर रहे हैं कि सब वादे करके जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में रह करके अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, विधायक के माध्यम से इस क्षेत्र में लोगों का विकास और क्षेत्र का विकास करेगी। उधर राजस्थान की 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें नागौर की खीवसर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी के बीच में। आपको जानकारी दी कि खीवसर से कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हैं कनिका बेनीवाल और बीजेपी से हैं रेवंत राम डांगा। लोगों के मन की बात जानने एनडीटीवी पहुंचा है ग्राउंड पर, जहां लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी है। मुकाबले में लोगों की पहली पसंद लोकल विधायक है, देखिए आप। देखिए, अब हम खड़े हैं नागौर जिले की खीवसर विधानसभा, जो कि इस बार इस विधानसभा पे उपचुनाव होने वाले हैं और यह राजस्थान की जो 7 सीटें हैं उपचुनाव के लिए, उसमें खीवसर विधानसभा सबसे हॉट सीट है। उस हॉट सीट की हम बात करें तो आज नामांकन का अंतिम दिन था। अंतिम दिन पे सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल करवा दिए हैं। जो कांग्रेस है उन्होंने कल अपना नामांकन दाखिल करवा दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कनिका बेनीवाल है उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल करवाया उपखंड कार्यालय खीवसर में, और जो रेवंत राम डांगा है भाजपा प्रत्याशी, उन्होंने भी आज अपना नामांकन दाखिल करवाया है। उसके नामांकन दाखिल में कई जो भाजपा के मंत्री हैं, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी वो मौजूद रहे और उनकी सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं यहाँ पहुंचे और आम जनता को संबोधित किया मन से, और उन्होंने अपील की कि इस बार खीवसर में कमल खिलाए और जो आम जनता का मन है उन्हीं को देख के उन्होंने खीवसर में रेवंत राम डांगा भाजपा प्रत्याशी है उनको टिकट दिया है भाजपा से। अभी हमारे साथ में ये आम जनता यहाँ खड़ी है, हम इनसे बात करेंगे खीवसर की लोकल विधानसभा सीट के लिए कि ये किस तरीके से देखते हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं और इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा। जी, आपका नाम क्या है? सवाई प्रजापत। सवाई जी, आप ये बताइए कि अभी आप खीवसर विधानसभा में आपका वोट लगेगा, हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला आया उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हम तो सब रेवंत राम डांगा को लमसम 20,000 प्लस से वोटों से जिताएंगे।
हर बार जो नारायण बेनीवाल उनका पहले साथी था वो जीतता था, लेकिन इस बार जनता ने अपना मूड क्यों चेंज कर रही है? इसलिए जनता को मूड चेंज करी है कि बीजेपी के अंदर बहुत काम हो रहा है। देखिए ये बता रहे बीजेपी के अंदर जो सरकार है जो खिवसर में बहुत काम कार्य करवा रही है। आप बताइए आपका क्या नाम है? कालू सिंह। कालू सिंह जी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार हो रहा है? कांग्रेस से महिला प्रत्याशी है, बीजेपी से रेवंत राम डांगा है, और जो है आरएलपी पार्टी से फिर वो कनिका बेनीवाल जो है प्रत्याशी के रूप में आई है महिला। तो क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला किस तरह रहेगा खिवसर उपसभा जो चुनाव है यहाँ पे? खिवसर में तो अब की बार तो डांगा साहब 20-25 से प्लस से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ से 20 साल से कोई विकास तो हुआ नहीं है। ठीक है, मेटा बोबा पकड़ा देते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ हुआ नहीं है। अभी आप ही देख लो 20 साल में क्या हुआ, खिवसर में तो कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब क्या लगता है आपको इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला उसके अंदर जो संघर्ष है बिल्कुल तीनों प्रत्याशियों के बीच में? बिल्कुल है, अब की बार तो अब ये डांगा साहब 100% 100 में से जीतेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लक्ष्मण प्रजापति है। लक्ष्मण जी, आप देखिए कि जो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है उसको लेके आप क्या राय रखते हैं? इस बार किसको जिताने के मूड में हैं और क्यों जिताएंगे? सर पहली बात तो त्रिकोणीय मुकाबला है नहीं, या कांग्रेस खत्म है, बिल्कुल कांग्रेस खत्म है, और आरएलपी थोड़ी बहुत टक्कर में रहेगी। बाकी अब की बार रेवंत राम भारी मतों से जीतेंगे। हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार द्वेषतापूर्ण कार्य किया है, कुछ काम नहीं किया, केवल मतलब जिसने भाई साहब ने बोला मीठे बोबे, उस प्रकार अपने अपने कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनके काम किया, और फर्जी ट्यूबवेलें, फर्जी लाइटें, सब फर्जी काम करते हैं। और आप देख लो, आप तो खिवसर में देख लो, रोडे हैं, रोडे की हालत देख लो, पीने के लिए पानी तक नहीं है। मैं मेरे गाँव देऊ है, उसमें कम से कम 12 ट्यूबवेलें बंद है, मतलब पंचायत की 12 ट्यूबवेलें बंद नहीं है, कोई काम नहीं। केवल युवा हैं, युवा लड़के हैं, उनसे जय हनुमान, इनसे विकास नहीं होगा सर। ये जय हनुमान बोलने का कारण क्या है? जिससे जैसे हमने बात की कई और व्यक्तियों से, तो उन्होंने ये कहा कि हनुमान बेनीवाल किसी को पत्थर को भी अगर टिकट देके खड़ा कर देगा तो उसके सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा। उसका क्या कारण है? जमाना गया सर, मैंने मेरी जिंदगी में 7 वोट दिए हैं, 5 हनुमान को दिए मैंने, और मेरे समाज के और मेरे परिवार के 600 वोट है गाँव में। मेरा गांव ग्राम पंचायत हुए 600 वोट है, 600 में से 400 वोट हनुमान को जाते हैं, अब 4 नहीं जा रहे, 4। उसका क्या कारण है? सिर्फ बर्बाद, जिस हनुमान की फौज है ना कार्यकर्ता, वो किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, और काम नाम का चीज नहीं है, सिर्फ लड़ाइयाँ दंगे और कुछ है नहीं सर। हम बहुत परेशान हुए। तो इस बार हम बिल्कुल डांगर बिल्कुल पिछली बार भी दिया था, थोड़ा फर्क रह गया, अब की बार गलती नहीं करेंगे। देखिए हमारे साथ ये आम जनता जुड़ी हुई थी जो बता रही थी किस तरीके से यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है भी, और कई तो इससे भी मुकर्रर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, यहाँ पे सीधी भाजपा की जीत बता रहे हैं। लेकिन ये समय बताएगा आने वाले समय में कि यहाँ से कौन सा प्रत्याशी अपनी जीत दाखिल करवाता है। लेकिन देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि 2 महिला और 1 पुरुष है, लेकिन तीनों ही पार्टी अपना वर्चस्व खिवसर में रखती हुई है या आई हुई है। और शुरू से देखा जाए तो 2008 से जो परिसमन हुआ उसके बाद में हनुमान बेनीवाल इस सीट पे अपना वर्चस्व दिखाता आया है, कभी कांग्रेस गठबंधन के साथ में, कभी बीजेपी गठबंधन के साथ में, कभी निर्दलीय, तो कभी अपनी खुद की स्वयं की पार्टी से। लेकिन 13 तारीख और 23 तारीख के बीच में जनता तय कर लेगी कि इस बार किसको यहाँ का खिवसर का विधायक बना के अपने विकास का चुनाव करना है। एनडीटीवी के लिए खिवसर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट। वहीं सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। क्या है वहां के स्थानीय मुद्दे, क्या है सियासी समीकरण, चर्चा चौपाल में जानने की कोशिश की है सहयोगी संजय व्यास ने। इस समय हम सलूम्बर विधानसभा में हैं, जहां पर हम आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सलूम्बर विधानसभा में क्या समस्याएं हैं और किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी और बाप पार्टी इसके ऊपर क्या काम करी। बताइए सर कि आप। साहब मैं एक किसान हूँ और अभी सलूम्बर में वर्तमान में चुनाव होने जा रहे हैं, तो सलूम्बर की ये स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी ने रेशमा को टिकट दिया, उसके लिए कार्यकर्ता बड़े दुविधा में है। और सलूम्बर में रघुवीर जी ने जो काम किया, ये सलूम्बर की जनता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सलूम्बर जिला बनेगा, और सलूम्बर जिला बनाया। और आज कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही कार्यकर्ताओं के भीतरघात होते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने रघुवीर सिंह जी का नाम बाइकआउट कर लिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती का सामना है और रेशमा जी को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। सामने शांता देवी है, अमृतलाल जी की सहानुभूति लहर लोगों में है, इसलिए पार्टी की तो टक्कर कांटे से है। और इधर बाप पार्टी से जीतू भाई कटारा है, ये सब जातिवाद है। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया से
कि यहाँ कांग्रेस की स्थिति मुझे जरा स्थिति मजबूत नजर आ रही है। इसके लिए मैं मीडिया का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। अब इनसे बात करते हैं, बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे। तो मुद्दे की बात तो ये है, इतने वर्ष हो गए इस विधानसभा में बीजेपी का भी विधायक रहा, कांग्रेस का भी रहा, लेकिन यहाँ पे रोजगार की कमी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो इंडस्ट्री यहाँ पे आनी चाहिए, एक जिला बन गया है और उद्योग की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। तो जो भी विधायक बनता है तो हमारी यही मांग रहती है कि जो रोजगार की कमी है तो उसको पूरा किया जाए और यहाँ पे औद्योगिक दृष्टि से इस जिले को पूर्ण किया जाए। जिला बने हुए 9 महीने हो चुके हैं लगभग, क्या इसके बाद कोई विकास की कोई चीज नजर आई है क्या आपको? बिल्कुल विकास की चीज नजर आई है। क्या क्या विकास हुआ जिला बनने के बाद? कार्यालय वगैरह खुले हैं, ऑफिस वगैरह। आरटीओ जिला हॉस्पिटल की नींव रख चुके हैं, जिला अस्पताल की नींव रख चुके हैं। यहाँ पर काफी कार्य प्रगति पर है यहाँ पे, लेकिन अभी एक दुविधा हो गई कि जिले को वापस कैंसिल करने की स्थिति में आज यहाँ की जनता दो तरफा मूड में हो गई है कि जिला रहेगा या नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर अच्छा कार्य किया था, जिले बनाए थे और छोटे जिले होने से विकास बहुत ही जल्दी होता है, प्रगति करता है कोई भी क्षेत्र है। तो अब स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी द्वारा अभी ये कहा गया, स्टेटमेंट दिया गया कि जिलों को कैंसिल किया जाएगा। हालांकि ये नहीं कहा गया है कि सितंबर को कैंसिल किया जाएगा, लेकिन ऐसी मनोस्थिति बन चुकी है लोगों के दिलों के अंदर कि कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट बना हुआ है कि जिले को कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर जिले को कैंसिल करते हैं कि निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए नुकसानदायी होगा, इसलिए जिला बना रहना चाहिए, इससे विकास होगा और वोटरों को भी धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, विकास पर वोट करना चाहिए, हमारा यही कहना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने बागियों से परेशान है। वही तीसरा चेहरा बाप पार्टी का आया है जो यंग चेहरा है और लोगों के अंदर छाया हुआ है, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे चुनाव में? नहीं, देखिए ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब लोग यहाँ के समझदार हैं और जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोटिंग करेंगे। कुछ समय तक ऐसा लगा था कि यार ये एक तरफा वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर भी अच्छे कद्दावर नेता हैं और वो भी जमीनी स्तर पर काफी अच्छे जुड़े हुए हैं और विकास के कार्य को लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी भी अच्छा अपना कार्य कर रही है और निश्चित तौर पर इन दोनों पार्टियों में से ही कोई विधायक चुना जाएगा। स्थिति कांग्रेस ने अभी अपना टिकट बदला है, उसको लेकर निश्चित तौर पे वोटरों के अंदर कुछ मतभेद है, लेकिन पार्टी के ऊपर हाईकमान से जो जिसको टिकट दिया जाता है और वोटर उसी के साथ जाते हैं, सिंबल हाथ के निशान पे जाएगा। और इधर जो शांता देवी को दिया है तो बीजेपी का भी वोट निश्चित तौर पर उसी के साथ में जाएगा, क्योंकि एक सिंबॉलिक होता है और सिंबल के साथ ही जनता जाती है। आप बताइए कि इस समय जो विकास के कार्य हो रहे हैं भजनलाल सरकार कर रही है, उनके ऊपर क्या वोट देगी सलूम्बर की जनता? बिल्कुल, सलूम्बर की जनता विकास के साथ है और विकास हुआ भी है। जिला बनाया है पर जिला इतना बड़ा नहीं बनाया है, जिस कारण से जिले का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें सरकार से ये अपेक्षा है कि इस जिले को थोड़ा विस्तृत और वृहद रूप देके जिले के अनुसार, जिले के मापदंडों के अनुसार इसको बढ़ाया जाए और इसकी सीमाओं में परिवर्तन कर थोड़ा बड़ा करके इसको बढ़ाया जाए ताकि जिले यथावत रहे और इसका हमें लाभ मिले। आप बताइए कि ऐसी कौन सी समस्या है जो जमीनी स्तर पर बहुत ही माकूल है और उसके लिए काम करना बहुत ही जरूरी है? सर्वप्रथम ये जो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र है ये शेड्यूल 5 में आता है, जनजाति उपयोजना क्षेत्र टीएसपी का एरिया है और यहाँ पर 70% के लगभग जनजाति मतदाता हैं। जनजाति मतदाताओं को देखते हुए जो पिछली सरकार में इसको जिला बनाया, तो जिला सरकार की यही मानसिकता रही होगी कि उस जनजाति क्षेत्र को अधिक से अधिक लाभ मिले, ये सोच करके जिला बनाया। लेकिन जिला बनाते समय उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसने यह नहीं सोचा कि जिले का स्वरूप कैसा होवे। उन्होंने इस जिले का स्वरूप को बहुत छोटा कर दिया और जिला बने लगभग वर्ष भर से भी अधिक समय हो गया, लेकिन जो भी जिला स्तर के कार्य यहाँ पर होने चाहिए वो अभी तक यहाँ पे नहीं हुए हैं। अभी जो वर्तमान सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार आई है, इस सरकार से यह पूरी अपेक्षा है और सरकार ने यह कहा भी है कि अगर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष तक वैसे रहनी है और इन 5 वर्षों के कार्यकाल में निश्चित तौर पर इस जिले को वृहद स्वरूप देगी, जिले को थोड़ा विस्तृत करेगी और जिला जो बनाया है उसमें जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उन सुविधाओं को पूर्ण करने का सरकार पूरा प्रयास करेगी, ऐसा सरकार की ओर से आया है। चिकित्सा और शिक्षा, इस पे कितना काम करना पड़ेगा, क्या आप बता सकेंगे? कि क्योंकि आदिवासी एरिया है, चिकित्सा और शिक्षा दोनों के ऊपर काम करना जरूरी है, तो क्या चिकित्सा की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर माकूल है कि नहीं? दोनों व्यवस्था में सलूमर विधानसभा जीरो है और पिछली सरकारों ने भी जिला अस्पताल की घोषणा की और अभी वर्तमान में जिला अस्पताल भी बन रहा है, परंतु वो जिला अस्पताल जो बन रहा है वो जन सामान्य के लिए युक्तियुक्त नहीं है। नहीं, वो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे कुछ चंद लोगों ने अपने हिसाब से लोकोपार्जन करने के हिसाब से उसको अपना स्वार्थ उत्पन्न करने के लिए उन्होंने जिला चिकित्सालय वाले ले गए, परंतु सामान्य लोगों को उससे कोई लाभ नहीं है। सलूमर से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर जिला चिकित्सालय की जो भूमि आवंटित हुई है और जिसपे वर्तमान में पिछली सरकार द्वारा जिला अस्पताल बनाने की घोषणा भी हुई थी और हो रहा है, परंतु किसी प्रकार का लाभ मुझे नहीं लगता कि जन सामान्य को चिकित्सा के रूप में मिलेगा। अगर वही उदयपुर मार्ग पे या बांसवाड़ा मार्ग पे होता तो निश्चित रूप से जन सामान्य को इसका फायदा होता। इस जिला चिकित्सा को लेकर सामान्य लोगों में और दूरदृष्टि जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग दूर वर्ग से आते हैं, जैसे मेवल क्षेत्र से भाई पुराने जो अंदर के गांव है वहां से आते हैं, तो उनको इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए चिकित्सा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता की जरूरत है। जो शहर के बीचों बीच जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना रखा है, सामान्य चिकित्सालय बना रखा है, उसमें भी डॉक्टर्स की कमी बहुत ज्यादा है, जिसमें लगभग 53 से ज्यादा डॉक्टर्स की वैकेंसी है, परंतु मौके पर बहुत ही कम डॉक्टर विद्यमान है। और ऐसी स्थिति में यहाँ की जो ओपीडी है वो 1300 से 1500 प्रतिदिन अभी वर्तमान में उसके अनुकूल में एक भी व्यवस्था ठीक नहीं है चिकित्सालय की, तो ऐसी स्थिति में उसे सुधारना जरूरी है। और जहां तक शिक्षा की रही बात, तो शिक्षा में भी जितने भी पीएम श्री योजना में बने हुए विद्यालय हैं, इसके अतिरिक्त भी विद्यालय हैं, तो ज्यादातर अध्यापकों को बीएलओ में लगा रखा है। चिकित्सा का मूल कार्य जो है वो बच्चों को शिक्षा देने का, अर्जन करने का, परंतु आजकल इतनी सरकारी योजना और शासकीय कार्य है जिससे अध्यापक उन सब कार्यों को छोड़कर वर्तमान में इस प्रकार की जनगणना, पोषण के लिए पोषणीय जो तत्व आते हैं वो सब को लेकर उसका डाइवर्जन हो गया। कुल मिला के शिक्षा जिस मूल रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा के मूल उद्देश्य को छोड़कर शासकीय और राजकीय कार्यों में अध्यापकों की ड्यूटियां लगा देना, उससे काफी काम प्रभावित हो रहा है। आप बताइए कि दोनों ही पार्टियां लगातार यहाँ से जीतती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कारण है? जमीनी स्तर पे क्यों नहीं काम हुआ है? जो भी काम किया है यहाँ आज दिन तक कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ये काम बता दे यहाँ काम किया हो। और जिला तो इनके उसमें था ही नहीं। वसुंधरा राजे यहाँ एक सभा थी पहले जब चुनाव लड़ी थी, तब उन्होंने कहा कि ये जिला वाला ये विकास कर रही जो भी रोक दूंगी, जिला इनके उसमें था ही नहीं, इसलिए अभी ये कह रहे हटा देंगे, ये ऐसी समस्या आ रही है। और यहाँ की जैसे चिकित्सा और ये है तो समस्या तो है ही है, कभी की है। यहाँ कांग्रेस के राज की मशीन पड़ी हुई है वो सोनोग्राफी की, ये अभी तक लगा नहीं रहे हैं। 10-12 महीने होना है, 1 साल भर होना है, कोई ऐसा काम नहीं किया भजनलाल सरकार ने कि कोई। और यहाँ की एक मुख्य समस्या है, कांग्रेस भी आके चली गई, बीजेपी भी आके चली गई। यहाँ पुरानी पाइपलाइन है, बहुत पुरानी है, कांग्रेस के जमाने में जो भाई भारत देश आजाद हुआ नहीं है, पानी की टंकी बनी हुई है, तो पूरे नगर में पुरानी पाइपलाइन है। कांग्रेस भी आके चली गई, बीजेपी भी आके चली गई, लेकिन उस पाइपलाइन का बजट बढ़ता जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि विधानसभा अभी चुनाव है, उपचुनाव चलो किसी वजह से हो रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान जो भी बना है वो कर रहा है। समस्याएं अनेक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और रोजगार की, इन सभी को देखते हुए यहाँ के मतदाताओं को अपने विधानसभा के लिए नया प्रतिनिधि चुनना है। और अब देखना यह है कि चुनावों के बाद क्या रिजल्ट रहेगा। सलूंबर से संजय व्यास, एनडीटीवी।